हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम है प्रॉमिसिंग यंग वुमन और ये 2020 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पब में और वहाँ पे बहुत सारे लड़के एंजॉय कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वैसे एक लड़की काउच पे बेहोश पड़ी होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा दारू पी होती है। इसका नाम है केसी और ठीक उसी के सामने 3 लड़के उसको देखकर उसका मजा ले रहे होते हैं और वो लड़के उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और सबसे पहले उसे कौन पटाएगा। उसमें से एक लड़का उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। बातें करते करते वो उसे पटा लेता है। इसके बाद वो लड़का उसे मदद करते हुए टैक्सी में बिठाता है और वो अपने घर पे लेकर जाता है। अपने घर पर आने के बाद वो लड़का उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। हालांकि केसी उसे पीती नहीं है, लेकिन वो लड़का उस ड्रिंक को पीकर खत्म कर देता है और धीरे धीरे केसी के पास आ जाता है। धीरे धीरे वो केसी को सेड्यूस करने लगता है और उसके बाद उसे उठाकर अपने बेड पर लेके जाता है। वहाँ पे वो लड़का केसी को किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है क्योंकि उसे पता है कि केसी बहुत नशे में है और बार बार केसी उसे कहती रहती है कि तुम ये सब मत करो, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो लड़का उस केसी के साथ ठपाठप करने के मूड में रहता है। जबकि दोस्तों केसी यहाँ पे नशे से धुत होती है, लेकिन दोस्तों केसी अचानक से उठ जाती है और नॉर्मल लोगों की तरफ बातें करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गया था और दोस्तों यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है। दोस्तों इस सीन के बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब जबकि केसी उस लड़के के घर से बाहर आती है और वो अपने घर पे चली जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि केसी ने अपने डायरी में बहुत सारे लड़कों का नाम लिखा हुआ होता है। इस डायरी को दिखाने के बाद हमें पता चलता है कि केसी हर रात पब में जाती है और किसी न किसी लड़के को फंसाकर वो अपने घर लेके जाती है या उसके घर जाती है। केसी उन लड़कों के साथ क्या करती है क्या नहीं वो हमें अभी भी पता नहीं चला, लेकिन अगले ही दिन केसी जब भी घर पे आती है वो उसके अपने पर्सनल डायरी में उसका नाम लिख देती है। जो भी लड़का उसके साथ ठपाठप करने का इरादे में रहता है उन सब के नाम वो अपने डायरी में लिख देती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि केसी और केसी के पेरेंट्स वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन केसी उनके साथ ठीक तरीके से बात नहीं करती। वो उनके साथ हमेशा बदतमीजी से बात करती रहती है। दोस्तों केसी के कोई दोस्त नहीं होते, कोई फ्रेंड्स नहीं होते, इसलिए उसके माता पिता को बहुत बुरा लगता है। लेकिन केसी के माता पिता को लगता है कि केसी और लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जिए, उसके कोई फ्रेंड्स हो और उनके साथ वो एंजॉय करे, पार्टी करे। लेकिन दोस्तों केसी का दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं होता, ना ही उसके कोई फ्रेंड्स होते हैं और ना ही वो कोई पार्टी शार्टी करती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केसी एक कैफे में काम करती है जहाँ पे वो अपने बॉस के साथ बात कर रही होती है। उसकी बॉस उसे हमेशा कहती रहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम्हें कहीं पे अच्छे कंपनी में जाकर जॉब करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केसी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा केसी उसे ताने मारती रहती है कि क्या तुम मुझे अपनी जॉब से निकालना चाहती हो। कहती है कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकलूंगी, मैं यहीं पे काम करूंगी। दोस्तों ऐसे चलते चलते कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और इसका नाम है रियान। दोस्तों रियान केसी का क्लासमेट होता है और केसी को ये बहुत पसंद करता है। रियान उसे इम्प्रेस करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। जबकि केसी उसे घूरती रहती है, इसलिए रियान को लगता है कि उसने कुछ गलत बातें की होगी, इसलिए केसी उसे घूर रही है। और जबकि रियान वहाँ पे कॉपी लेने के लिए आया होता है तब रियान उसे कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कहने की कोशिश की है और इसके बारे में तुम्हें अगर गुस्सा आ रहा है तो तुम मेरे कॉपी में थूक सकती हो। वहाँ पे केसी उसके बातें पे हंसने के बजाय वो सीधा उसके ग्लास में थूक देती है और वही कॉफी का ग्लास उसे दे देती है। रियान उसी थूके हुए ग्लास को ले लेता है और वो उसे पीने लगता है। पता नहीं वो उसे पीता है या सिर्फ मुंह को लगा देता है। ये सब हम लोगों को चूतिया बनाने के धंधे हैं। और जबकि केसी को लगता है कि थूकी हुई कॉफी उसने पी ली है तो उसके बारे में वो थोड़ा अलग ही सोचने लगती है, वो उससे इम्प्रेस होने लगती है। इसके बाद रियान उसे पटाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, लेकिन केसी उसे मना कर देती है और वहाँ से भगा देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अगली रात केसी फिर से तैयार होती है। वो अपनी लिपस्टिक, मेकअप विकअप सब कुछ करती है और तैयार हो जाती है और वो घर के बाहर पार्टी में चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केसी को और एक लड़का मिला हुआ है जो केसी के नशे का फायदा उठाने के लिए उसे अपने घर पे लेकर आता है। वहाँ पे वो लड़का उसे ड्रग्स सूंघने के लिए दे देता है और जबकि केसी उस ड्रग्स को ले लेती है और वो लड़का भी उस ड्रग्स को ले लेता है। दोस्तों हम सबको पता है कि ड्रग्स लेने के बाद आदमी की हालत क्या होती है और वो कितने नशे में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे फिर से वही सीन हो जाता है जैसे वो लड़का उसे किस करने लगता है और अचानक से केसी होश में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे दूर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि केसी इतने नशे में होकर भी वो अचानक से नॉर्मल लोगों
की तरह बिहेव कैसे करती है। वो डरा हुआ लड़का उसे पूछता है कि क्या तुम साइको किलर हो? मैंने तुम्हें ड्रग्स देने के बाद भी तुम नशे में नहीं हो, तुम अचानक से एक नॉर्मल लोगों की तरह बातें करने लगी हो। केसी कहती है कि नहीं, मैं साइको किलर नहीं हूँ। इसके बाद केसी उसे सारी कहानी बता देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़के हमारी जैसी लड़कियों का कैसा फायदा उठाते हैं। केसी उसे कहती है कि अब मेरा ठपाठप करने का मूड हो चुका है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ठपाठप करना ही होगा। और वो इतनी सीरियसली बात कर रहे होती है कि वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। दोस्तों, ऐसी कौन सी लड़की डरा धमका कर किसी लड़के को ठपाठप करने के लिए मनाती है, और इसलिए वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। केसी उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मेरे साथ ठपाठप नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारी बातें जानकर कोई भी लड़का मेरे साथ ठपाठप करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन केसी उसके नजदीक जाकर उसे डराती है, धमकाती है और उनको रियलाइज कराती है कि तुम लोग कितना गंदा और कितना घटिया काम कर रहे हो, और उनको उनके ही नजरों में गिरा देती है। ये सब सुनने के बाद वो लड़का अपने ही नजरों में गिर जाता है और वहाँ से केसी निकल जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि केसी ने इस लड़के के साथ कुछ भी नहीं किया होता है। लेकिन दोस्तों, फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया था कि जो बार वाला लड़का है वो केसी को अपने घर पे लेके जाता है। केसी उसके साथ क्या करती है वो अभी भी हमें पता नहीं चला। आगे हमें दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह केसी अपने डायरी में उसी लड़के का नाम लिखती है और वहाँ पे मार्किंग करने लगती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि केसी ने अपनी स्कूल फ्रेंड की फोटो अपनी दीवार पे लगा दी होती है और वो उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। तब दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि केसी ये सब नाटक क्यों कर रही है। दरअसल दोस्तों, केसी जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन नीना नाम की एक लड़की उससे फ्रेंडशिप करती है और हमेशा उसके साथ रहती है। और कुछ दिनों में उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी हो जाती है। और अगले दिन केसी के स्कूल में एक पार्टी हो रही होती है और उस पार्टी में नीना को बहुत सारे लड़कों ने बहुत ज्यादा दारू पिलाई होती है। और उसके बाद वो लड़के नीना को लेकर जाके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। और अगले दिन जब इस केस को उलझाया जाता है तब ये मैटर स्कूल के डीन के पास चला जाता है। इसके बाद डीन नीना से पूछताछ करती है कि उसके साथ किसने जबरदस्ती की, लेकिन नीना बहुत ज्यादा नशे में होती है, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं पाती। लेकिन दोस्तों, उस पार्टी में जितने भी लोग थे उसमें से कोई भी लड़का उसके साइड से सपोर्ट नहीं करता, कोई भी लड़की उसके साइड से सपोर्ट नहीं करती। सब लोग मुखर जाते हैं और आरोप सिद्ध न होने के कारण उन लड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और इसी बात का टेंशन केसी अपने सर पे ले लेती है। दोस्तों, जबकि नीना के साथ ये सारी घटना हो चुकी है, इसलिए नीना ना स्कूल जा सकती है ना बाहर जा सकती है, क्योंकि वो मैटर हर एक को पता हो जाता है। इसलिए सारे लोग, सारे बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक दिन नीना बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और इसलिए वो खुदकुशी कर लेती है। दोस्तों, ये नीना की कहानी इस फिल्म में बताई तो गई है, लेकिन इस फिल्म में कहीं भी नीना को दिखाया नहीं गया है। बस केसी के बेडरूम में उसके दीवार पे केसी और नीना का एक फोटो लगाया होता है। इसके बाद केसी को लगता है कि उस रात वो अगर नीना के साथ पार्टी में गई होती तो उसके साथ ये सब नहीं होता, क्योंकि केसी की एक ही फ्रेंड होती है नीना। केसी को लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए वो अपने आप को दोषी ठहराती है। लेकिन इसके बाद केसी ठान लेती है कि उन सारे लड़कों को वो सजा देगी, और ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे लड़कों को सजा दे चुकी होती है और उन सारे लड़कों का नाम अपने डायरी में लिख देती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि केसी का बर्थडे होता है। दोस्तों, केसी का बर्थडे उसे याद नहीं रहता, इसलिए उसके माता पिता ने उसे सरप्राइज करके उसे एक बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं। लेकिन इस बात का भी केसी पर कोई असर नहीं होता, ना ही उसे खुशी होती है। और ये सब देखकर वो एकदम साधारण की तरह बातें करने लगती है, जैसे कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आज उसका बर्थडे है और उसके माता पिता ने उसे एक गिफ्ट दिया है। और इसी बात पर उसकी माँ उस पर भड़क जाती है। उसकी माँ कहती है कि हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे, अगर आज उसका बर्थडे है तो अपने दोस्तों को बुलाए और बर्थडे की पार्टी बनाए। उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके माता पिता इतना ही चाहते हैं कि उसकी बेटी खुश रहे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केसी फिर से कैफे में जॉब पर आई होती है और वहाँ पे वही लड़का रियान वापस आ जाता है। और वहाँ पे रियान केसी को फिर से इम्प्रेस करने के लिए लग जाता है। इस बार रियान उसे मना लेता है, उसे पटा लेता है और उसे डेट के लिए पूछता है। वहाँ पे केसी उसके साथ डेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद रियान और केसी डेट पे चले जाते हैं और वहाँ पे रियान उसे एक भी मौका नहीं छोड़ता उसे इम्प्रेस करने का। रियान उसे बहुत सारे जोक सुनाता है और उसके साथ बातें करने लगता है। इन दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि ये दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रियान और केसी चलते चलते रियान के घर के पास आ गए होते हैं। रियान उसे कहता है कि क्या तुम मेरे घर पे आना चाहोगी, चाय कॉफी या ड्रिंक पीना चाहोगी। लेकिन केसी उसके बातों पे रिएक्ट करती है और उसे लगने लगता है कि रियान भी बाकी लड़कों की तरह है। और केसी उसे गुस्से में कहती है कि हाँ, मैं अंदर आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन केसी के ऐसे बर्ताव के बाद रियान उसे मना करता है और उसे गुड नाइट कह के वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद केसी भी वहाँ से निकल आती है। इसके बाद केसी को लगने लगता है कि शायद रियान का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उसका
कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने उसके साथ बदतमीजी से बात की और इसी बात का उसे रियलाइज होने लगता है। दोस्तों इसी तरह केसी के मन में सारे लड़कों को लेकर मन में एक ऐसी इमेज बनी हुई होती है कि वो सारे लड़कों को एक ही नजरिए से देखती है और इसके बाद उसे लगता है कि शायद वो मुझसे कुछ और बातें करना चाहता हो और वो सोचने लगती है कि उसने अच्छी खासी डेट को खराब कर दिया। इसके बाद केसी उससे माफी मांगने के लिए उसके हॉस्पिटल में चली जाती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रियान एक डॉक्टर है और उसके साथ बातें करने लगती है। इन दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ने लगी है, लेकिन केसी के साथ इस बारे में अभी भी उसके दिमाग में कुछ भी नहीं बदला। उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि उसे नीना का बदला लेना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले ही दिन केसी अपनी क्लासमेट मेडिसन से मिलती है, क्योंकि मेडिसन भी उस पार्टी में थी और उसने नीना की तरफ से बयान देने से इनकार किया था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि केसी ने मेडिसन को बहुत ज्यादा दारू पिलाई होती है और धीरे धीरे बातें करते करते केसी ने उस पार्टी के बारे में फिर से उसे पूछने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वहाँ पे थी? अगर तुम वहाँ पे थी तो तुम्हें जरूर पता होगा कि कौन कौन लड़के थे। जबकि मेडिसन ने बहुत ज्यादा दारू पी ली होती है, इसलिए वो सारा बक देती है और उन सारे लड़कों के बारे में सब कुछ केसी को बता देती है। इसके बाद केसी ने एक प्लान बनाया होता है और वहीं पे काउंटर पे उसका एक फ्रेंड आया होता है और उसे कहती है कि तुम्हें मेडिसन को लेकर उस कमरे में चले जाना है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद अगले ही दिन हमें पता चलता है कि मेडिसन केसी को बार बार फोन कर रही होती है, लेकिन केसी उसका एक भी फोन नहीं उठाती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केसी फिर से अपने पुराने स्कूल में चली जाती है और वहाँ पर वो एक लड़की से मिलती है, इसका नाम है एम्बर, और उससे कहती है कि मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ और उससे कहती है कि मैं वेट जिन के लिए काम करती हूँ, मैं उसकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे एल्बम के शूट पर जाना है, मुझे लेट हो चुका है, इसलिए क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगी? क्योंकि केसी को पता है कि एम्बर वेट जिन की बहुत बड़ी फैन है। और इसके बाद केसी एम्बर को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और उसके हाथ से उसका फोन ले लेती है। वो कहती है कि अगर तुमने सोशल नेटवर्क पे हमारे बारे में कुछ लिखा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो कहती है कि तुम्हारा फोन मेरे पास ही रहेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केसी अपने स्कूल कॉलेज फिर से चली जाती है और वहाँ पे आने के बाद वो मिलती है कॉलेज के डीन से, इसका नाम है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ तब से उस कॉलेज की डीन है जब नीना का हादसा हुआ था। इसके बाद केसी उससे बातें करती है और बातों ही बातों में उससे पूछती है कि नीना ने कॉलेज क्यों छोड़ा और उसने आत्महत्या क्यों की। लेकिन वहाँ पे हमें पता चलता है कि डीन को नीना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना ही उसका नाम पता है। लेकिन केसी उससे फिर से बात करती है, उससे फिर से उस लड़के के बारे में पूछती है जिसपे नीना ने बलात्कार का इल्जाम लगाया था। उस लड़के का नाम है एलमुंडो। एलमुंडो की बात सुनकर डीन उसे कहती है कि किसी भी लड़की की बात सुनकर हम किसी भी शरीफ लड़कों के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, इसीलिए हमने एलमुंडो के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिला। लेकिन केसी चाहती है कि डीन की ही मुंह से वो सारी बातें सच सच बाहर निकले, इसलिए केसी उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से उन लड़कों को सहानुभूति देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी लड़की को उन लड़कों के पास छोड़ दिया है। और ये बात सुनकर डीन उसके बेटी को कॉल करती है और जैसे ही उसकी बेटी का फोन रिंग होने लगता है तो डीन देखती है कि उसकी बेटी का फोन केसी के पास है और केसी उसका फोन उसे वापस लौटा देती है। वहाँ पे डीन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद डीन उसके सामने गिड़गिड़ाती है, उससे माफी मांगने लगती है कि मैं जानती हूँ कि नीना के साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन वो कहती है कि मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, और वो कहती है कि मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। डीन कहती है कि तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दे सकती हो और उससे माफी मांगने लगती है। केसी उसे कहती है कि थोड़ी देर में वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी और उसके बाद वहाँ से केसी निकल जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केसी फिर से नए शिकार के लिए बाहर आई होती है, फिर से पब में दारू पीती है और नशे का नाटक करने लगती है। यहाँ पे केसी एक लड़के को फंसाकर वहाँ से बाहर निकल आती है और वहाँ पे रियान आ जाता है, लेकिन केसी रियान को समझाने की कोशिश करती है, पर रियान उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि रियान को लगता है कि केसी उसे चीट कर रही है। लेकिन केसी भी अपने बारे में कुछ उसे बता नहीं पाती, इसलिए केसी वहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। लेकिन केसी को रियान से ज्यादा मायने रखता है कि उसका प्लान, उसका बदला, और वही अपना प्लान सक्सेस करने के लिए केसी अपने प्लान के मुताबिक उस वकील के पास जाती है जिस वकील ने उस एलमुंडो का केस लड़ा था, और अंदर जाके उसके साथ बातें करने लगती है। दोस्तों इस वकील का नाम है जॉर्डन ग्रीन। वो कहता है कि मैंने जो किया वो बहुत ही गलत था। वो कहता है कि इस केस को जीतने के लिए उसे जो भी करना पड़ा उसने किया, और इसने नीना को धमकाया भी था वो एलमुंडो के बारे में कुछ भी ना बोले। और जब केसी उसकी सारी बातें सुन लेती है तब उसे पता चलता है कि नीना के बारे में इस आदमी को सारी बातें
बातें पता है और आज भी उसे नीना याद है। ये सब बातें बताने के बाद जॉर्डन केसी के सामने गिड़गिड़ाता है और उसके सामने रोने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद केसी उसकी हालत देखकर उसे माफ कर देती है और उसे कहती है कि जाकर सो जाओ, और वो वहाँ से निकल जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि केसी नीना के माँ के पास जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। ये दोनों नीना के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं और थोड़ी देर में नीना की माँ केसी को कहती है कि इन सारी बातों को होकर बहुत दिन गुजर गए हैं और तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नीना की माँ उसे बहुत ज्यादा समझाती है, इसलिए केसी बहुत ज्यादा सोचती है और उस डायरी को लेकर कचरे में फेंक देती है और वो सारे प्लान छोड़कर वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह जीने लग जाती है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केसी रियान के घर पे चली जाती है क्योंकि वो रियान के साथ फिर से अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती है। रियान से कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगी कि उस रात क्या हुआ था, और वो कहती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद कभी नहीं होगा, और इतना ही कह के रियान के घर से वो निकल जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि रियान ने केसी को माफ कर दिया है और वो फिर से उसके कैफे में चला गया है और वहाँ पे वो एक दूसरे को समझाने लगते हैं और इसके बाद ये दोनों करीब आ जाते हैं और वहाँ पे ये दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन दोनों की रिलेशन फिर से शुरू हो गई है। ये दोनों घर पे जाकर दारू पीते हैं, मूवी देखते हैं, रात को ठपाठप करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद केसी अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए रियान को अपने घर पे लेकर आती है और केसी के पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले केसी का कोई दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो लोग वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और केसी के पेरेंट्स को लगता है कि अब केसी की जिंदगी अच्छी चलने लगी है और इसीलिए वो सब लोग खुश होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि केसी जब अपने काम से घर पे आई होती है, मेडिसन आकर केसी से मिलती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और केसी मेडिसन को लेकर घर के अंदर आ जाती है। वहाँ पे मेडिसन उसे बताती है कि जब मेरी आँख खुली थी तब मैं एक कमरे में पाई, लेकिन केसी उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती है कि तुम्हें अपने कमरे में छोड़ने के लिए उसे अपने दोस्त से कहा था, लेकिन वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मेडिसन की जान में जान आ जाती है और मेडिसन उसे एक फोन देती है। वो कहती है कि जब मीना के साथ जबरदस्ती हो रही थी कि उन लड़कों ने इस फोन में रिकॉर्ड करके एक वीडियो बनाया था, शायद ये वीडियो तुम्हारे काम आ सके। और इसके बाद मेडिसन कहती है कि इसके आगे तुम मुझे कॉल मत करना क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, और वो वहाँ से निकल जाती है। मेडिसन की जाने के बाद केसी उस मोबाइल को लेती है और उस वीडियो को देखती है। तब उसे पता चलता है कि उस वीडियो में रियान भी था और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केसी रियान से मिलने आती है और वहाँ पे वो उसे एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो को देखने के बाद रियान उसे कहता है कि सच में मैंने उस समय कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ा था, और वो कहता है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। लेकिन उसकी कोई भी बातें केसी पर असर नहीं करती। केसी उल्टा उसे ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि मुझे एल्मुंडर की बैचलर पार्टी का एड्रेस बताओ, उनकी पार्टी कहाँ पे होने वाली है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं ये वीडियो सारे सोशल नेटवर्क पे सेंड कर दूंगी और इसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम्हें पता ही है। इस पर रियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि इसके बाद उसकी जॉब भी जा सकती है और सोसाइटी में उसका नाम भी खराब हो सकता है, इसलिए रियान उसके पार्टी का एड्रेस उसे बता देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि केसी ने एक नर्स जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं, उस एड्रेस पे चली जाती है जहाँ पे एल्मुंड्रो की बैचलर पार्टी हो रही होती है, और वहाँ पे जाने के बाद वो उन सब से कहती है कि मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने के लिए आई हूँ, और उधर वो सारे लड़कों को अपने हाथों से शराब पिला रही होती है। और केसी एल्मुंड्रो को लेकर ऊपर के बेड पर चली जाती है, उसे एंटरटेन करने की कोशिश करती है, और इसके बाद केसी उसके दोनों हाथों को बांध देती है। एल्मुंड्रो उसका नाम पूछता है और केसी उसे अपना नाम नीना फिशर बताती है, और ये नाम सुनकर एल्मुंड्रो शॉक हो जाता है क्योंकि एल्मुंड्रो कहता है कि नीना बहुत साल पहले मर चुकी है। और इसके बाद इसे पता चलता है कि ये लड़की एक तो पागल है या तो इसे उसके बारे में कुछ ना कुछ पता है। और इसके बाद एल्मुंड्रो अपने दोस्तों को आवाज देने लगता है, लेकिन केसी उसे कहती है कि तुम्हारे दोस्तों को आवाज देने का कोई भी फायदा नहीं क्योंकि मैंने उन्हें बेहोशी की दवा देकर उनको बेहोश कर दिया है। इसके बाद एल्मुंड्रो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ पे झटपटाने लगता है और उसे लगने लगता है कि उसके साथ बुरा होने वाला है। और इसके बाद वो केसी से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि उस वक्त हम लोग बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आया कि हमने क्या किया है। केसी उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि नीना की हालत क्या हुई थी। वो कहती है कि नीना जहाँ भी जाती थी उसे तुम्हारे नाम से पुकारा जाता था, उसकी जिंदगी एकदम बदतर हो चुकी थी, और आज मैं भी तुम्हारी जिंदगी एकदम बदतर करने वाली हूँ, और आज मैं तुम्हारे पूरे शरीर पे नीना का नाम लिख दूंगी क्योंकि इसके बाद तुम नीना के नाम से जाने जाओगे। तभी केसी एक कटर लेकर एल्मुंड्रो के पास चली जाती है और जैसे ही उसके बदन पे वार करने वाली थी तब एल्मुंड्रो का एक हाथ छूट जाता है और वो केसी को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वहाँ पे एल्मुंड्रो केसी पे भारी पड़ जाता है और केसी के मुंह पे तकिया रख के उसे मार देता
है। अगली सुबह एल मुंड्रो का दोस्त वहाँ पे आ जाता है और उसे ताने मारने लगता है कि तुमने कल रात नर्स के साथ डॉक्टर खेलकर उसका काम ही तमाम कर दिया। लेकिन एल मुंड्रो वहाँ पे रोने लगता है। वो कहता है कि कल रात एक कांड हो गया है। वो कहता है कि मैंने उसे मार दिया। उसे केसी और नीना के बारे में पूरी कहानी बता देता है और वो कहता है कि मैंने उसे मार दिया। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। वो कहता है कि हम इस मैटर को यहीं पे दबा देंगे। और एल मुंड्रो और उसका दोस्त केसी के लाश को लेकर बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे उसे जला देते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केसी के माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट लिखाते हैं कि केसी बहुत दिनों से लापता है और कुछ दिनों से वो घर पे नहीं आए हैं। वहाँ पे पुलिस वाले उनसे बातचीत कर रहे होते तब उनको पता चलता है कि केसी का एक बॉयफ्रेंड भी है और उसका एड्रेस लेकर पुलिस ऑफिसर उसके हॉस्पिटल चला जाता है। जब पुलिस ऑफिसर रियान के पास चला जाता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम्हें पता है कि केसी कहाँ पर है, रियान उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उनका ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन दोस्तों रियान को पता है कि केसी उस बैचलर पार्टी में गई थी और तब से वो लापता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आज एल मुंड्रो की शादी है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वहाँ पे रियान भी आया हुआ है। तभी वहाँ पे रियान का मोबाइल बजने लगता है और वहाँ पे एक शेड्यूल किया हुआ मैसेज आता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि केसी ने रीना का बनाया हुआ वीडियो, उस मोबाइल को और एक खत लिखकर उस वकील के घर कुरियर करा देती है और उस कुरियर को खोलने के बाद उस वकील को एक मोबाइल मिल जाता है जिसे मेडिसिन ने केसी को दिया होता है और उसके साथ साथ एक चिट्ठी भी मिल जाती है और केसी ने उस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगले दिन अगर वो गायब हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है। वकील उन पुलिस वालों को बता देता है और पुलिस वाले एल मुंड्रो के शादी के लोकेशन पे चले जाते हैं और एल मुंड्रो को गिरफ्तार कर लेते हैं और वहाँ से लेकर जाते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं और वहाँ पे केसी की जली हुई राख पुलिस वालों को मिल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रियान के मोबाइल पे आखिरी मैसेज आया होता है। हमें पता चलता है कि केसी ने इन दोनों को ही मैसेज दिया होता है, एक तो वो वकील जॉर्डन ग्रीन और दूसरा रियान, क्योंकि केसी ने इन दोनों को ही माफ किया होता है इसलिए ये मैसेज इन दोनों के पास ही भेज देती है। दोस्तों यहाँ पे केसी अपने दोस्त का बदला लेते हुए खुद भी मर जाती है और यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।